हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर सिलेबस में जो नए चैप्टर आए हुए हैं उसी में तीसरा चैप्टर है जो डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये एक नया चैप्टर आया हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके जो लेखिका हैं, राइटर हैं, वो हैं आपकी A.R. विलियम्स। ये A.R. विलियम्स जो थी स्पेशलिस्ट इनको कहा जा गया है साइंस और कल्चर हेरिटेज साहित्य के लिए। यानी इन्होंने जो इनका जो लिटरेचर लिखने का मानक था, उन्होंने साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में और जो कल्चर हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इसके बारे में उनको कई बार पुरस्कृत भी किया गया है, अवार्ड भी मिला है, इनाम भी मिला है। और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था टू सॉल्व एंशिएंट, जो प्राचीन काल की जो जानकारी है, जो प्राचीन काल का इतिहास है, उसकी खोज करने में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने एक राजा थे, बहुत पहले, करीब 3300 साल पहले की बात है, जिस कहानी है उसके एक राजा थे जिनका नाम था टट, जो कि मिस्र में यानी इजिप्ट में एक मतलब ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिन्होंने करीब सैकड़ों साल तक वहाँ पर शासन किया था। तो इन्हीं से रिलेटेड है और इन्हीं की जो क्या बोलते हैं, मम्मी यानी कि डेड बॉडी जो कि टॉम्ब से निकाली जा रही है, जिसका मतलब सिटी स्कैन करके उसकी जानकारी करने के लिए, उसके जीवन के बारे में पता लगाने के लिए, वो उसमें उनकी जो डेड बॉडी है जिसको बोलते हैं स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल, उसके कंकाल को निकाल करके उसका स्कैन किया जाएगा और उसके बाद उसकी मतलब उनके जीवन इतिहास के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो कि टीनेजर में ही मर गया। अब उसकी जांच ये हो रही थी कि वो मतलब नेचुरल डेथ हुई है या उसका मर्डर हुआ है। तो अब देखिए पहला पैराग्राफ, ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, यानी वो केवल टीनेजर ही था, किशोर अवस्था में ही था जब उसकी मृत्यु हुई। यानी टट जो राजा थे वो जब 19 से 18 साल के ही थे तभी भी उनकी मृत्यु हो गई। और द लास्ट हेयर माने क्या था, उत्तराधिकारी, HEIR माने उत्तराधिकारी ऑफ ए पावरफुल फैमिली, शक्तिशाली परिवार से बिलोंग करते थे वे, और उन्होंने शासन किया, हैड रूल्ड इजिप्ट, यानी जो कंट्री है इजिप्ट, उन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, सैकड़ों साल तक, सदियों तक इन्होंने शासन किया वहाँ पर। और इसके बाद उनको जब इनकी मृत्यु हुई तो ही वाज लेड टू रेस्ट लेडेन विद गोल्ड, और इनको सोने में ही लाद करके दफनाया गया था, यानी सोने के जेवर वगैरह पहना के और जितना भी सोना इनके शरीर में किया जा सकता था, इनको उसी में सोना बिल्कुल उसी में मतलब डाल दिया गया और इनको शायद में दफना दिया, यानी सोने से लाद करके इनको दफनाया गया था। और इसके बाद इवेंटफुली फॉरगॉटन, और इसके बाद उनको भुला दिया गया, यानी इस राजा को भुला दिया गया बाद में। फिर क्या हुआ, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्स, जब से उनकी खोज हुई टॉम की, यानी टॉम माने उनकी कब्र की, मकबरे की खोज हुई 1922 में, और तब से फिर मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, तब से मॉडर्न यानी कि आज आधुनिक संसार के लोग अब उसमें अंदाज़ा लगाने लगे कि शायद उसकी मृत्यु कैसी हुई होगी, मतलब मृत्यु के बारे में अंदाज़ा लगाने लगे। और जो अधिकांश लोग थे वो यही कह रहे थे क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, यानी सब अधिकतर जो लोग थे संभावना प्रकट करने लगे कि उनकी मृत्यु हुई थी। अब नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब 80 साल बाद उनकी जो मकबरा है, कब्र है, उनसे उनकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। टट हैज़ अंडरगॉन ए सिटी स्कैन, और उनके शरीर का सिटी स्कैन किया जा रहा है ताकि उनके जीवन से संबंधित, यानी अबाउट हिज लाइफ, उनसे जीवन संबंधित, एंड मृत्यु से संबंधित, प्रोवाइड्स प्रेसिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फेरो,
बॉयज़ फेरो का मतलब होता है बालक फेरो, यानी टट का जो बचपन का नाम था फेरो था, उससे संबंधित नई जो जानकारी है, नए सुराग हैं और उसकी वैज्ञानिक जांच, इसके लिए उनके शरीर का सीटी स्कैन करने का लोगों ने प्लान बनाया। और आगे देखिए, एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस का मतलब होता है वही कब्र। इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, यानी सेमेट्री का मतलब होता है समाधि, यानी जब इनकी समाधि से इनको निकाला जा रहा था, समाधि को वहाँ पर राजाओं की घाटी कहा जाता है, नाम दिया जाता है इजिप्ट में। उनको जब निकाला जा रहा था तो एंग्री विंड स्टार्ट अप, यानी बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और तेज़ चलते चलते हुए चक्रवात के रूप में धारण कर लिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई घोस्टली डस्ट डेविल्स, यानी भूत रूपी कोई राक्षस निकल आया है, उसकी राक्षस के रूप में किंग टट आ गए हैं, यानी उनकी आत्मा बिल्कुल भूत बन करके आ गई है। इसके बाद डार्क बेलीड क्लाउड्स, बेलीड माने होता है पेट, यानी बड़े बड़े पेट वाले, डार्क माने काले रंग के, बेलीड माने तोंद वाले या पेट वाले, क्लाउड्स यानी बादल। कहने का मतलब कि पेट के बारे, मतलब ये पेट के बारे में नहीं कहा गया, मतलब बड़े बड़े बादल आ गए। स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, उसको आसमान को घेर लिया, यानी बादल छा गए आसमान में। और इसके बाद पूरे दिन भर बादल छाए रहे, हवा भी चलती रही। और इसके बाद ऑल डे एंड नाउ वेयर वेलिंग द स्टार्स, पूरे दिन भर बादल छाए रहे और रात में भी उन्होंने आसमान में जो निकलने वाले तारे थे उनको भी वेलिंग कर लिया। वेलिंग माने छुपा लिया, इन कास्केट ग्रे, यानी भूरे रंग के टोकरी में, यानी बादलों ने तारों को भी छुपा लिया। इट वाज 6 PM, 6 बजा था 5 जनवरी शाम को। द वर्ल्ड्स फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। यानी 5 जनवरी को 6 बजे शाम को जो विश्व की सबसे फेमस प्रसिद्ध मम्मी सब लोग जानते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, उसको निकाला गया ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, और पहले उसके सर को भेजा गया, मतलब सर को मशीन के अंदर डाला गया। किस मशीन में? सिटी स्कैन करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोब, यानी कुछ जानकारी करने के लिए, चिकित्सीय रहस्यों की जानकारी करने के लिए, उस सबसे छोटी उम्र के राजा की मृत्यु के बारे में, और जिसकी राजा के शरीर की जांच, यानी उसको जांच करने के लिए, ताकि उससे कुछ पता चले कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के रहस्य जो, यानी कि मर्डर हुआ है कि नेचुरल डेथ हुई है, उसकी जांच करने के लिए उसको सिटी स्कैन में उसका सर डाला गया, यानी उसी मशीन के अंदर उसके सर को ले जाया गया धीरे धीरे। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट हैव बीन अराउंडेड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। अब जब सबको पता चला आसपास के लोगों में कि आज राजा टट की मम्मी निकाली जा रही है, उसका सिटी स्कैन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। और कहाँ पर पहुँच गए? जहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी, जहाँ पर उनकी मकबरा था, कब्र थी। और इसके बाद कब्र कैसी थी? क्रैम्ड माने तंग, यानी सकरी, और इसके बाद रॉक कट टॉम्ब, यानी चट्टान से कटी हुई कब्र बनी हुई थी, और 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड पे, और 26 फुट नीचे थी। तो लोग वहाँ पर भी पहुँच गए अपना सम्मान देने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। ब्यूरियल चैम्बर माने होता है जो जहाँ पर कब्र बनी हुई थी, वहाँ पर जो उसके में चित्र बने हुए थे दीवालों में जो चित्र बने हुए थे, वे लोग देख रहे थे उनको। और इसके बाद एंड पियर्ड एट बिम्स टट्स ग्लाइडेड फेस, और उसके
तट के जो सोने का बना हुआ चेहरा था उसको देख रहे थे। और एक चीज़ और ख़ासियत थी उसमें, द मोस्ट स्ट्राइकिंग, आश्चर्यजनक करने वाला फीचर यानी गुण था ऑफ हिज मम्मी, यानी उसके जो मम्मी के अंदर जो चित्र बने हुए थे, सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी उसी तरह का चित्र बना हुआ था जैसे कि उसके बाहरी ढक्कन में बने हुए थे, यानी जो अंदर चित्र बना हुआ था उसी तरह का चित्र उसके बाहर के जो कॉफिन लिड यानी कॉफिन का जो ढक्कन था, ताबूत का जो ढक्कन था, उस पर भी चित्र बने हुए थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ लोग किताब पढ़ करके चुपचाप धीरे धीरे विस्पर फुसफुसा रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे पर्यटक जो थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ शांत खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टर्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और ये मतलब कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि 18-19 साल की अल्पायु में कैसे मृत्यु हो गई उसकी, इसके बारे में वो मंथन कर रहे थे। और जो कुछ लोग थे, और कुछ लोग क्या सोच रहे थे, कुछ लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे विद ए सीवर ऑफ, यानी इस आश्चर्य से कांप जाते थे। सीवर यानी कपकपी आ जाती थी। इफ़ द पैरोज कर्स, कहीं वे फेरो के श्राप में ना आ जाए, यानी श्राप न दे दे उसको। डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रिलेटिव, कहीं ऐसा ना हो कि फेरो की आत्मा भी उनको श्राप दे दे या उनके पीछे उनको परेशान करे, उनके ऊपर ही मुसीबत आ जाए, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। इस तरह के विचार उनके आने लगे। तो कुछ लोग तो अपना फुसफुसा रहे थे, बता रहे थे कि ज्ञान दे रहे थे, कुछ लोग थे शांत खड़े हुए थे, और कुछ लोग ये सोच करके डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फेरो जो है हमको लोगों को ही परेशान करे, फेरो की आत्मा जो है उनको ही परेशान करे और एक नई मुसीबत उनके जीवन में आ जाए। तो इस तरह से आपका ये तीसरा पैराग्राफ था। आगे है द मम्मी इज़ वेरी इन बैड कंडीशन। द मम्मी इज़ वेरी बैड कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी की जो हालत थी, यानी जो मम्मी जो शरीर था उनका वो बहुत ख़राब था, खस्ता हालत थी उसकी। किस लिए? क्योंकि उसको बिकॉज ऑफ व्हाट कॉर्टर डिड इन 1920, क्योंकि जब कॉर्टर ने उसको सर्च किया था, खोजा था, तो उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। यानी उसके कहीं खोपड़ी तोड़ दी, कहीं सर, कहीं हाथ तो अलग कर दिया, और मतलब बहुत बुरी तरीके से कर दिया। इसलिए ये कहा कि बैड कंडीशन है। और किसने कहा ये जाही हवास नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि सेक्रेटरी थे मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, यानी पुरातत्व विभाग के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने बात कही किसके लिए, जो कॉर्टर थे जिन्होंने 1920 में इसकी खोज की थी, उसकी हालत ख़राब कर दी थी। आगे लिखा हुआ है, और वो जो जाही हवास थे वो बहुत देर तक उसको देख रहे थे, काफ़ी देर उन्होंने देखा उसको, डेड बॉडी को, द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, यानी काफ़ी देर देखने के बाद ये कहा कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। तो आगे हावर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि जो कार्टर था एक अंग्रेज़ पुरातत्व विभाग का कार्टर था, हावर्ड इसका पूरा नाम था, जिसने कई सालों तक मेहनत करने के बाद 1922 में इस टॉम्ब की खोज की थी। किसकी टॉम्ब की खोज की थी? राजा टट की। और इट्स कंटेंट थ्रो दो हैस्टिली स्नैग्ड इन एंटीक्विटी वेयर सरप्राइजिंग कंप्लीट, और इसके अंदर की जो सामग्री थी, यानी जो पुरातत्व की खोज में जो अंदर की सामग्री थी, वो जल्दबाजी में क्या कर दी गई, रीस्नैग्ड कर दी गई, यानी उसको रीस्नैग्ड माने होता छानना, उसको छाना गया, जल्दबाजी में छाना गया, यानी जल्दबाजी में इधर उधर कर दी गई, अस्त व्यस्त की गई, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से वो कैसी थी,
पूर्ण थी, यानी उसमें भी एक भी पार्ट अलग नहीं हुआ था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम ए पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड। कहने का मतलब ये कि वे जो राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह था, यानी जो मिला था वो राजसी वस्तुओं का एक अच्छा खासा संग्रह था। और इसके बाद ईवर फाउंड दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड, जो कि फेरो की जो मतलब एक टर्म की जो क्या थी लेजेंड, यानी उनके जो व्यक्तित्व की कथाएं थी उसका अंग बन गए, यानी वही जो पार्ट मिले वही उनकी कहानियों का अंग बन गए। हाँ, आगे लिखा हुआ है स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड। आर्टिफैक्ट इन गोल्ड माने होता है खोज के समय सोने के जो स्तंभ थे देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्टोरेशन कास्ट ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। कहने का मतलब ये कि जब खोज कर रहे थे उस समय सोने के जो स्तंभित करने वाली कई कलात्मक वस्तुएं उन्हें उस जो मिली उस समय उन्होंने उस क्या कर दिया, स्टनिंग कर दिया। स्टनिंग माने सनसनी पैदा कर दी। और आज भी उसके संबंध में एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, आज भी उसके संबंध में खोजें हो रही हैं, आज भी उसके संबंध में क्या हो रही हैं, खोजें हो रही हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, यानी आज भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। बट दैट वाज आल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स ही हैड वांट इन आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन। अच्छा, इसके साथ और उन्होंने कहा था कि तट के साथ जब उनको दफनाया गया था तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो वो अपने जीवन में चाहते थे आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद, उनको भी दफनाया गया था। कौन कौन सी वस्तुएं थी उसमें वस्तुओं के नाम दिए हैं। एक तो था आपका बोर्ड गेम एक खेल का नाम है, जैसे शतरंज वगैरह होती है। ए ब्रॉन्ज रेजर, एक ब्रॉन्ज का बना हुआ रेजर। और लिनन अंडरगारमेंट्स कुछ कपड़े थे। ये सारी चीज़ें थी, कुछ प्रकार के भोजन थे और कुछ वाइन थी जो जिनका उन्हीं के साथ उनके शरीर के साथ क्या कर दिया गया था, उनको भी दफना दिया गया था। हाँ, आगे देखिए। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use ये तो छठा पैराग्राफ हो गया। After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins, यानी कि जब कई महीने के मतलब केयरफुली रिकॉर्डिंग की गई फेरो की जो उनका जो अंतिम संस्कार का जो फर्नरी ट्रीजर जो खजाना जो सामान मिला था उसको कई महीनों तक कई महीने उसकी जांच की गई। कई महीनों तक क्या किया गया, उसको जांचा गया, परखा गया उसको। और जो और जो सामान मिला था उसको क्या किया गया, जांचा गया। और इसके बाद ओपनिंग द फर्स्ट, यानी क्या होगा, हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, यानी उसके जो कॉफिन थे 3 लेयर में थे, यानी 3 सतह में उसके कॉफिन लगे हुए थे, यानी उसकी जो शरीर में 3 सतह में कॉफिन थे। ओपनिंग फर्स्ट, जब पहला खोला गया तो ही फाउंड ए श्रॉड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो। जब पहला जो सतह खोली गई कफन की तो उसमें क्या मिला था, विलो और जैतून के पत्तों और हाँ, गार्लैंड माने माला होता है, विलो की बनी हुई माला, और ओली माने
जैतून के जो पत्ते, इसके बाद वाइल्ड सेलरी, एक जंगली सेलरी होता है वो मिला इनको। इसके बाद लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ मिली उसमें। एंड कार्न फ्लावर्स, कार्न फ्लावर्स माने क्या होता है? अच्छा, कार्न फ्लावर्स किस, कार्न फ्लावर्स और द फेडेड, हाँ फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल, हाँ सूखे हुए फूल, कार्न फ्लावर की माला वगैरह मिली उसमें। और इसके बाद कह रहा है कि वे सारे फूल कैसे थे? सूखे हुए थे, फेडेड थे। फेडेड माने होता है मुरझाए हुए फूल थे। और फूले हुए जो फूल थे वो एविडेंस थे किसके? एविडेंस ऑफ ब्यूरियल ऑन मार्च और अप्रैल, यानी कि वो इस बात का प्रमाण कर रहे थे कि मार्च या अप्रैल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यानी जो फूल थे, कार्न फ्लावर थे और कमल की पंखुड़ियाँ थी, जंगली सैलरी वगैरह जो इन्होंने मिला था, जैतून की जो पत्तियाँ थी, ये सारी चीज़ें मार्च या अप्रैल के महीने मिलती है। इसलिए राइटर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो मार्च या अप्रैल में ही दफनाया गया। When the finally reached the Mamit दो, हाँ इसके आगे ही फाइनली, वो अंत में इस बात पर पहुंचा कि दो भले ही रैन इनटू ट्रबल, भले ही वो मुसीबत में रहा हो, भले ही वो मुसीबत में रहा, द रूटर रेजिन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग। और इसके बाद कह रहा है कि जो डेड बॉडी थी वह उसमें यानी जो जॉन कार्टर थे उस मम्मी को निकालने में दिक्कत में कब पहुंच गए? जब वो मुसीबत फंस गया, जब देखा कि वो जो मम्मी थी वो फंस गई थी, क्योंकि उसमें किसमिस पड़ी हुई थी। किसमिस रेजिन्स होता है, र्यूचल रेसेंस हैड हार्डेंड, र्यूचल रेसेंस हैड हार्डेंड इसलिए हो जाती, मतलब जो किसमिस होती है हार्डेंड मतलब कठोर हो गई थी। और सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड, और उसको बिल्कुल ठोस जो टट था अपनी ठोस सोने की सोपेटी के तले में सीमेंट की तरह जम गया था। यानी जो किसमिस थी उसने उसको कठोर बना दिया, वो मतलब उसको निकलने नहीं दे रहे थे कॉफिन से। आगे उसने कहा कि नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स, यानी किसी भी तरह की शक्ति, पावर, कुड मूव देम, उसको नहीं हिला सकती। यानी इतना ज़्यादा वो उसमें हार्ड हो गई थी जो रेसेंस थी कि उसको कोई मतलब निकाल नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन। अब उसने कहा कि क्या किया जाए, मतलब इतना कठोर हो गई उसको सौ के डेड बॉडी। जब मतलब 1922 में जब उसने खोज की थी, जब निकाला था इसको, तो उसको समस्या इस बात की हो रही थी कि जब वो निकाल रहा था तो उसमें नीचे किसमिस पड़ी हुई थी, जो प्रतिष्ठा मतलब जो पूजा याजन अनुष्ठान में जो प्रयोग की जाती है, और वही उसके शरीर में भी डाल दी गई थी, जिससे कि उसका शरीर जो था बिल्कुल चिपक गया था और वो निकल नहीं रहा था। फिर उसने लिखा कि क्या किया जाए। फिर आगे कहा कि द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। उसने कहा कि इजिप्ट के जो दक्षिण भाग में है सूर्य बिल्कुल हथौड़े की तरह चोट करता है, यानी बहुत गर्मी पड़ती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज दिस टू बी लूजन द रेजिन्स, इसलिए कार्टर ने इसी फार्मूले का प्रयोग किया ताकि जो किसमिस थी थोड़ा सा उस पिघले, यानी थोड़ा सा उसमें मुलायमत आ जाए। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन। उसने कुछ घंटों तक क्या किया, उसने कुछ घंटों तक उसको सूरज की रोशनी में ही रख दिया उसको, ताकि झुलसती हुई धूप उसे रखे। और इसके आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट
हीटेड इट टू 149 डिग्रीज, ताकि इसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मतलब गर्म करे सूरज। और इसके बाद फिर ये नथिंग बज्ड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब नथिंग बज्ड, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब इतनी गर्मी के बावजूद उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, बाद में उसने इस वैज्ञानिक तथ्य के साथ रिपोर्ट किया दैट द कंसोलिडेटेड डेड मटेरियल हैड टू बी चिसफील्ड अवे फ्रॉम द बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स beneath the limbs and the trunk before it was to raise the king's remains। मतलब कहने का मतलब ये कि उसने बाद में वैज्ञानिक भाव के साथ उसने लिखा कि राजा के जो शरीर है को उठाने से पहले जो मटेरियल था, कौन सा मटेरियल, जो किशमिश थी, वो मतलब नहीं निकल सकता है। तो अब उसको क्या करेंगे, उसको अंगों को और धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ेगा। यानी उसने उसको फिर अब जो शरीर के अंग थे उसको क्या किया, उसने काटने का सोचा। यानी जब नहीं निकल रहा है तो फिर मतलब मजबूरी में फिर शरीर के अंगों को छेनी वगैरह से काट करके निकालना पड़ा था। ये आपका पहला पार्ट है, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, पहला भाग है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए इसका दूसरा पार्ट हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए पाठों की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।